पूरे भारत में 1445 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा है, लेकिन जब उत्तराखंड की बारी आई तो ये दिखाया गया है कि उत्तराखंड में 23% जंगल कम हुए हैं। और आज जितनी भी जंगलों में आग लग रही है, इस सबसे ज्यादा चीड़ के कारण लगती है। आप ये काम कर रहे हैं वृक्षारोपण का, इतना सूखा पड़ा है, आप लोग क्या कहेंगे कि इतने सूखे में वृक्षारोपण कर रहे हैं। वो बारिश जब शुरू हुई, ताजुब की बात ये थी कि सुबह तक वो इतनी मोटी बारिश लग गई कि जो 7 लड़कियों का जल कलश था, वो 7 जल कलश ऊपर से बरसे। कई जगह नियम है, अब आप देवी देवताओं में अगर फूल चढ़ाना है तो आप हाथ से फूल नहीं तोड़ोगे, आप मुंह से फूल तोड़ करके चढ़ाओगे। बस इसी माँ के प्यार और दर्द को मैंने पेड़ से जोड़ा। जब बेटी की शादी होगी, अपनी शादी की यादगार में एक पेड़ लगाई। पिता उस पेड़ को बचाएंगे, मेरी बेटी का पेड़ है। भाई उस पेड़ को बचाएगा, मेरी बहन का पेड़ है। वो पेड़ जिंदा रहे। इस आंदोलन का नाम दिया मैंने मैती। मैत माने लड़की का मायका। शादी पर लगाया गया पेड़ आने वाले बच्चे के लिए ऑक्सीजन का उपहार है। मुझे 2020 में पद्मश्री मिला था। मैंने देखा पीएमओ से पत्र आ रखा है, खोला तो देखा प्रधानमंत्री जी का पत्र था। मिस्टर राव की मैती आंदोलन के बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत सुंदर लगा, मुझे अच्छा लगा। ऐसे आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाएं। अब बड़े बड़े हेलीकॉप्टर कोई नीचे उड़ रहा है, कोई ऊपर रहा, पूरे 4 धामों को हमने जोड़ दिया। कई बड़े बड़े दल जा रहे हैं, बड़े बड़े ड्रम लेकर के, बड़े बड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर के, और वहाँ बजा रहे हैं। क्या वहाँ के जीवों पर उसका असर नहीं पड़ रहा? तो क्या हाल है दोस्तों, एक और एपिसोड ऑफ द मेंटालिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री एनवायरमेंटलिस्ट कल्याण सिंह रावत जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, अबाउट इकोलॉजी। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप यू स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द एंटायर एपिसोड। कल्याण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रकृति से प्रेम का जो एक मेरा अपना हो रहा है, ये बचपन से ही रहा है जी। मैं बेसिकली हिमालय का रहने वाला हूँ, जनपद चमोली उत्तराखंड में, और एक गांव है बैनोली गांव जी, वहाँ मेरी जन्मभूमि है। और मेरे दादाजी अंग्रेज़ों के ज़माने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड हुआ करते थे। उसके बाद मेरे पिताजी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आए और उन्होंने भी फिर रेंज ऑफिसर के पद से रिटायर हुए जी। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी वन सेवा में जाकर के प्रकृति की सेवा करूं जी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और मैं अध्यापक के रूप में अपनी जीवन मैंने शुरू की जी। और ये आप कह रहे थे प्रकृति के बारे में, इसलिए कि पिताजी और मेरे दादाजी जो प्रकृति से जुड़े हुए थे, हर समय जंगलों की बात करते थे, हर समय हिमालय और पानी की बात करते थे। यही बातें मैं लगातार सुनता था और इसी से मुझे प्रेरित होकर के मुझे पर्यावरण से और प्रकृति से प्रेम हो गया। मैं जहाँ भी मेरे पिताजी रहते थे तो ज़्यादातर जंगलों में निवास होता था जी। जो फॉरेस्ट के जो बंगले होते थे वो ज़्यादातर उनके क्वार्टर्स होते थे, वो जंगलों के अंदर हुआ करते थे। देवदार के जंगल, बांज के जंगल, इन जंगलों। तो मेरा भी उन्हीं जंगलों के बीच में मेरा जीवन बीता और वही प्यार प्रकृति के प्रति मेरा रहा और बना रहा। और जब मैं पढ़ने के लिए कॉलेज करने के लिए गोपेश्वर गया डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ भी मैंने ऊपर हिमालय के जो बड़े बड़े बुग्याल होते हैं, हिमालय के जो बड़े मिडोज होते हैं, उनमें घूमता था खूब, बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ खूब यात्रा करता था। तो मुझे पूरे हिमालय का, पूरे ऊपरी जो भू क्षेत्र है उसका काफ़ी अच्छा वो नॉलेज भी रहा। और मेरा जो विषय था वो भी बॉटनी था। बॉटनी होने के कारण मैंने ऊपर हिमालय के ही प्रोजेक्ट लिए अपने लिए, और रुद्रनाथ और तुंगनाथ जैसे क्षेत्रों में मैंने अपना प्रोजेक्ट लेकर के वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वहाँ के फ्लोरा और फौना पर काम किया जी। उसी दौर में 1974 के लगभग चिपको आंदोलन शुरू हुआ जी। और उस चिपको आंदोलन में वहाँ पर दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल के जो वहाँ पर अध्यक्ष हुआ करते थे पद्म भूषण श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, उनके सानिध्य में काम करने का मुझे मौका मिला। और उनके साथ मैं गांव में जब उनके कैंप लगते थे तो मैं भी जाता था उनके साथ। और जब ये चिपको आंदोलन हुआ तो उनके साथ इस आंदोलन में हम भी अपने साथियों के साथ हमने भी सहभागिता निभाई। और जब 26 मार्च को
जोशीमठ से आगे रेणी गांव है, जहाँ की रहने वाली गौरा देवी थी। तो गौरा देवी का जंगल कट रहा था पूरे गांव के ऊपर। एक बहुत बड़ा खूबसूरत जंगल था, बड़ा कीमती जंगल था। तो किसी भल्ला सेठ था कोई, उसने वहाँ का ठेका ले लिया था और वो जंगल कटने वाला था। तो सारे गांव की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में जा करके उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर आप पेड़ काटोगे तो हम पेड़ से चिपक जाएंगे और पहले आप हम पर कुल्हाड़ी चलाइए, उसके बाद पेड़ कटेगा। तो सारे मजदूर घबरा गए। तो जैसे ही वो मजदूर वहां पेड़ काटने के लिए गए तो महिलाओं ने सारे पेड़ों पर अपना आलिंगन करके चिपक गए। तो पेड़ नहीं काट पाए। फिर महिलाओं ने उनको वहां से खदेड़ दिया और वो भाग गई। तो इस प्रकार से उनकी जीत हुई और बाद में यही गौरा देवी चिपको के रूप में एक पहली हमारी चिपको वुमेन के रूप में जानी जाती है। जी। तो ये एक सामूहिक प्रयास था चिपको आंदोलन, जिसमें कि बड़े बड़े हमारे जो सुंदरलाल बागुणा जी हैं, श्री चंद्र प्रसाद भट्ट जी हैं, उनके साथ बहुत बड़ी टीम थी। इन्होंने इस पहाड़ के वनों को बचाने के लिए और जो ठेकेदारी प्रथा थी इसको बंद करने के लिए काम किया। लेकिन महिलाओं के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले गौरा देवी का ही नाम आता है, जिन्होंने अपनी सहेलियों के साथ रेणी का जंगल बचाया था। तो इसलिए 26 मार्च को हम चिपको दिवस के रूप में मनाते हैं, गौरा देवी को याद करते हैं। तो वहां से प्रेरणा मिली। तो मैं इसमें एमएससी का छात्र था। तो फिर हम लोग भी इसी प्रकार के पर्यावरण की काम करने लगे और मुझे लगा कि मुझे भी कुछ अपने हिमालय को बचाने के लिए काम करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे हिमालय में बहुत सारे फ्लोरा फौना, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उनकी संख्या घटती जा रही है, तो उनको बचाने की जरूरत है। दूसरा एक और हमारे सामने एक मुद्दा आया कि गोपेश्वर से ऊपर एक बहुत बड़ा खूबसूरत बुग्याल है और पंच केदारों में चौथा केदार माना जाता है रुद्रनाथ जी। तो जड़ी बूटियों के रूप में बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका, बड़ा खूबसूरत है। पनार बुग्याल, रुद्र बुग्याल, ये बुग्याल वहां पर है। तो जो जड़ी बूटी के भंडार हैं, तो वहाँ ये गर्मियों के सीजन में सारे गुजरों के जानवर जाते थे और वो पूरे बुग्यालों को रौंद करके वहाँ की जड़ी बूटियों को नष्ट कर देते थे। तो इस पर हमने फिर एक कदम बढ़ाया और हम सारे लोग जो हैं वहाँ जा कर के हमने धरना दिया रुद्रनाथ में जा कर के। और उसमें हमारे चंद्र प्रसाद भट्ट जी भी आए थे, उन्होंने भी हमारा समर्थन दिया। उसके बाद उसकी मजिस्ट्रियल जांच हुई और उसके बाद वो वहां पर उन पर रोक लग गई। तो आज उस बुग्याल में कोई भी जानवर नहीं जाते हैं और एक प्रकार से सुरक्षित है। ये हमारा एक बड़ा आंदोलन था। उसके बाद हिमालय के वन्य जीवों को बचाने के लिए 1976 में हमने एक संस्था का गठन किया। हम सारे लड़के थे। मैंने कहा हम सब मिल करके अपने पहाड़ के वन्य प्राणियों को बचाने के लिए काम कर रही है। तो मैंने हिमालय वन्यजीव संस्थान का गठन किया। मैं उसका प्रेसिडेंट रहा। हमारे पद्म भूषण श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी उसके संरक्षक रहे और मेरे साथ के कई और साथी थे। जगदीश चंद तिवारी उसके सचिव थे। उसके बाद कई हमारे साथी थे, उनको हमने एक पूरा एक एनजीओ का रूप दिया, उसको रजिस्टर्ड किया और ये संकल्प लिया कि हम हिमालय के जो दुर्लभ जीव जंतु हैं इनको बचाने का काम किए। तो हिमालय वन्यजीव संस्थान का हमने गठन किया और उसके बाद हिमालय के पहाड़ों के गांवों को में जो जीव जंतु हैं, उसके आसपास जो जीव जंतु हैं, उनको शिकारियों से बचाने के लिए कई कैंप लगाए, वृक्षारोपण किया। इस तरह के काम चलते रहे। लेकिन 1979 में हम बीएड करने के बाद मैं वहाँ से आ गया। फिर मेरी शिक्षा विभाग में मेरी नियुक्ति हुई। मैं पौड़ी गढ़वाल में चले गया और फिर वहाँ से काम करने लगा। फिर हमारे साथी कई थे, कोई पीएचडी करने चले गए, कोई कहीं चले गए। तो जो हिमालय वन्यजीव संस्थान था मृत प्राय जैसा हो गया, लेकिन उसके फिर भी हम उसका रिन्यूअल नहीं करा पाए। उसके बाद धीरे धीरे हम इस संस्था को आगे बढ़ाते गए, काम करते गए हिमालय के वन्य जीवों को बचाने के लिए। आज तक भी मैं काम करता हूँ, कई यात्राएं निकालता हूँ स्कूल के बच्चों को लेकर के। मैंने
हिमालय वन्यजीव ज्योति यात्रा निकाला। एक बार जोशीमठ से देहरादून तक, एक बार अस्कोट से देहरादून तक, एक बार पुरोला से देहरादून तक, और रास्ते में जितने भी स्कूल पढ़ते थे हम वहां पर सारे लोगों को बुला करके और वन्य प्राणियों के बारे में बताते थे और इकोलॉजी के बारे में बताते थे। हम ये बताते थे कि जो वन्य प्राणी अगर बढ़ेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। अगर हम मांसाहारियों को मार देंगे तो शाकाहारी बढ़ जाएंगे, वो हमारे खेतों बैलेंस होना बहुत बैलेंस बनाने के लिए। तो हमने कहा वो शाकाहारी बढ़ जाएंगे तो हमारे खेतों को नुकसान करेंगे, और अगर हम शाकाहारियों को सब खत्म कर देंगे, अगर मांसाहारी रह जाएंगे तो उनके लिए जंगल में कोई भोजन नहीं रहेगा। वो कल आए दिन हमारे गाँव में आकर के हमारे बच्चों को, हमारे जानवरों को निवाला बनाते रहेंगे और हम परेशान हैं। इसलिए इस प्रकार के जब हम दोनों में संतुलन बनाएंगे ये जरूरी है। तो इस तरह की बातें हम लोगों को बताते थे और कई मैंने कैंप लगाए बड़े बड़े आपके रुद्रनाथ में, तुंगनाथ में, जो इधर उत्तर काशी में राजगढ़ी की तरफ, और लगभग हमने 5 दर्जन से अधिक इसमें जो है यात्राएं निकाली। कॉर्बेट नेशनल पार्क से यात्रा निकाली और लोगों को अवेयर किया। तो आज तक भी कर रहे हैं, लेकिन अब हिमालय वन्यजीव संस्थान अपने अस्तित्व में नहीं है क्योंकि हम उसका रिन्यूअल नहीं कर पाए थे। सारे हमारे साथी, कोई सेना में चले गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई कहीं चले गया, तो उस संस्था को संभालने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस काम को करता रहा, आज तक भी मैं इसको करता हूँ। जहाँ जिस स्कूल में भी मैं रहा, मैंने बच्चों की कमेटियां बनाई और उस प्रकार से वन्य प्राणियों को बचाने के लिए हम काम करता रहा। तो ये एक प्रारंभिक दौर का एक हमारा रहा जब तक मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा। और इसके बाद फिर जब मैं शिक्षक बन करके अब पौड़ी गढ़वाल के एक चौरी खाल स्कूल में गया, तो फिर मैंने वहाँ समाज सेवा का भी दायित्व उठाया। और वहाँ के लोगों में जो पिछड़े हुए लोग थे, वहाँ बिजली नहीं होती थी, वहाँ इस प्रकार के कई संसाधन नहीं होते थे, उन लोगों के बीच में उनके स्तर को उठाने के लिए, उनके आसपास की समस्याओं को सुलझाने के लिए मैं गाँव में जाता था बच्चों के साथ। इतवार के दिन कैंप लगाता था, कहीं श्रमदान करते थे, वहाँ लोग पेड़ काटते थे तो उन पेड़ों पर मैंने अंकुश लगाया, वृक्षारोपण किया, वन्य प्राणी को बचाने के लिए बच्चों के कैंप लगाए। तो इस तरह के मैं कार्यक्रम करता रहा, तो लोग बड़े पसंद करते थे। और जब भी मैं गाँव में जाता था तो हमारी बात सुनते थे। मैंने वहाँ के बच्चों के लिए फील्ड बनवाया। वहाँ पर एक बलि प्रथा होती थी, एक मेला होता था चौरी खाल में, बहुत बड़ा मेला। तो उसमें लगभग एक दिन का मेला होता था, उसमें लगभग 1200 से अधिक बकरियां मारी जाती थी और 400 से अधिक भैंसे मारे जाते थे। अच्छा। और काली का मंदिर था, इस बलि प्रथा थी वहाँ पर। इसको रोकने के लिए मैंने काम किया। वहाँ मैं गांव में गया, लोगों को मैंने समझाया कि आप इस प्रकार की बलियां क्यों दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, आप उनके लिए बेहतर उनके जीवन बनाने के लिए काम कीजिए। आप जितना पैसा जानवरों को मारने के लिए इस पूजा पर लगा रहे हैं, उतना पैसा अपने बच्चे पर लगाएंगे तो आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। तो पहले तो लोगों ने थोड़ा बैकलैश मिला हो, जाते में उसमें उसका भाव था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए। तो ज्यादातर वहां पर क्या था कि मैंने उसका अध्ययन किया कि वहाँ के लोग क्या करते थे। वहाँ के लोगों में छोटे छोटे अपने मुद्दे होते थे। एक खेत है, 2 भाइयों में बटा, तो बीच में जो वो पत्थर होता था कि इधर से इस भाई का है, इधर से इस भाई का है, तो उनमें कभी उस पत्थर को खिसकाने पर लड़ाई हो जाती थी कि नहीं ये पत्थर यहाँ पर था, अब तूने यहाँ खिसका दिया, तो सीधे कोर्ट में जाते थे, मुकदमा लग जाता था। उस मुकदमे में अपना सब कुछ खो देते थे। और ये होता था कि अगर मैं मुकदमा जीत जाऊंगा तो भगवती तेरे को मैं एक बकरी चढ़ा दूंगा, तुझे एक भैंसा चढ़ा दूंगा और तुम्हें मुझे मुकदमा जीतते। एक छोटी सी चीज पर हम इतना बड़े उस पर चले जाते थे। और ये इसी प्रकार से ज्यादातर जो वहां पर ये भैंसे और बकरियां चढ़ने के आती थी, या तो मुकदमों वाले होते थे या तो वो लोग होते थे जो सेना में काम करते थे। उनके बच्चे हो जाते हैं, सेना में काम कर रहे हैं, अपने सरहदों पे काम कर रहे हैं, तो देवी को मनाते थे कि देवी हमारे बच्चा लड़ाई लगी है, बच करके आ जाएगा तो हम तेरे को पूजा देंगे। और अगर वो इस तरह से हो गया तो इस तरह से वो इनका था। तो इस चीज को मैंने सुधारने के लिए काम किया कि आप बलि प्रथा के बजाय यहाँ पर सात्विक काम कीजिए, यज्ञ कीजिए, आहुति दीजिए, सबसे बड़ा अच्छा चीज है। और इन जानवरों को मार करके आप किसी जीवन को लेकर के आप अपने जीवन के बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई धर्म नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको यकीन आएगा कि मैं उस तो 400 भैंसों को मैं 40 पे ले आया था और बकरियां भी बहुत कम हो गई थी। अगर मैं 1 साल और रहता तो शायद मैं पूरा बंद कर देता,
तब तक मेरा ट्रांसफ़र मैं उत्तरकाशी की तरफ चले गया, और उसके बाद वो फिर संख्या बढ़ गई थी, मैंने इन्हें सुना। लेकिन आज वहाँ बलि प्रथा बंद हो गई है, क्योंकि उसके बाद प्रशासनीय स्तर से वहाँ के डीएम ने एक बार वहाँ पर पुलिस भेज करके उनको बंद करके आज वहाँ बलि प्रथा नहीं होती है। अब वो सिर्फ फल ले जा करके, नारियल ले जा करके पूजा करते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई इसकी कि अब वो लोग सुधर गए। तो ये इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के बलि प्रथा को बंद करना है, वनीकरण करना है, ये सब मैं शिक्षा के अलावा ये काम करता था जी। वहाँ के लोगों ने कभी सिनेमा नहीं देखा तो पौड़ी से सिनेमा ले जा करके उन लोगों को दिखाया कि क्या होता है, किस तरह से होता है, जागरूकता लाने के लिए। उसके बाद मैं राजगढ़ी चले गया, उत्तरकाशी मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं 4 साल वहाँ रहा। पानी का बड़ा किल्लत थी, मैंने पानी का बड़ा प्रयास किया, वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए भी प्रयास किया। उसके बाद मैं राजगढ़ी गया, तो फिर राजगढ़ी में भी वही था कि वहाँ भी लोग पेड़ काटना जानते थे, लगाना नहीं जानते थे। और वहाँ देवदार के जंगल थे, लोग देवदार के पेड़ों को काट करके विकास नगर लाते थे बेचने के लिए और माला माल बनते थे। तो अगर ऐसे लोगों के बीच में मैं पर्यावरण की बात करूंगा तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती जी। तो मेरे साथियों ने कहा गुरुजी यहाँ जो है, यहाँ पर्यावरण की बात कम कीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग पर्यावरण कम जानते हैं, अच्छा काटना ज्यादा जानते हैं। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये धरती भी अपनी है, इनको समझाया जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ के जो मुख्य लोग थे उनसे अपनी दोस्ती की। स्कूल से आने के बाद मैं बच्चों से बात करता था, बच्चों को पर्यावरण की बात बताता था। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर मैंने, स्कूल के पास बहुत बड़ी जमीन थी, तो मैंने उस जमीन पर हल लगवा करके वहाँ नर्सरी तैयार, तो उसमें मेरी वन विभाग ने मदद की थी। तो चारों तरफ मैंने कंटीले तार लगवा करके और वहाँ मैंने नर्सरी तैयार की और 40,000 पॉट मैंने वहाँ तैयार। अच्छा, वो स्कूल स्तर की सबसे बड़ी नर्सरी थी। उसके बाद वहाँ के उत्तरकाशी के जो जिला मजिस्ट्रेट थे उन्होंने मेरे को सम्मानित भी किया था। और जब वो पेड़ तैयार हो गए, उन पेड़ों को मैंने सारे गांव वालों को बांटा। जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उन स्कूल के बच्चों को दिया मैं कि आप इन पेड़ों को लेकर के जाइए गाँव में, आप पेड़ लगाएंगे और इन पेड़ को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी है, और मैं आपके गांव में पेड़ देखने आऊंगा जी। तो यकीन मानिए मेरे स्कूल में कम से कम 40 गाँव से बच्चे पढ़ते थे। तो ये सारे बच्चे, उनको मैंने उसी हिसाब से पेड़ दिए कि जिस हिसाब से उनके गांव की जलवायु थी। मेरे पास कई वैरायटी के पेड़ थे, जाने का चारा पत्ती के मैंने पेड़ तैयार किए थे। तो वो सारे बच्चे अपने गांव में लेकर के उन्होंने पेड़ लगाए और आज वो पेड़ देखे जा सकते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से उन पेड़ों को पाला। वो जानते थे कि गुरुजी पर्यावरण वाले हैं और उनका ये पेड़ हम अपनी एक यादगार के रूप में बचाएंगे। तो जब मैं गाँव में जाता था तो हर लड़का कहता है कि गुरुजी आप मेरा पेड़ देखने आइए मेरे घर पर, और दूसरा कहता कि गुरुजी आप मेरे घर पर आइए। तो उनके पेड़ जीवित मिलते थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। एक प्रयोग था, वो सफल हुआ। उस इलाके में स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी, लोग अपने बच्चों को टीका नहीं लगाने देते थे और मिजल्स के टीके होते थे, वहां पर बहुत मिजल्स होता था, बच्चों को बीमार हो जाते थे, मर जाते थे, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी हॉस्पिटल नहीं लाते। ये वहां एक पर स्वास्थ्य के लिए भी जन जागरूकता की जरूरत थी। तो मैं गांव में गया, मैंने उन लोगों को बताया कि टीका क्या होता है, उसकी टेक्नोलॉजी बताई जी कि टीके से हम कितने सुरक्षित होते हैं। बच्चे गांव वाले केवल इसलिए टीके नहीं लगवाते थे कि उनके जहां पर टीका लगता था तो उनके बच्चों के हाथ पक जाते, बुखार आ जाता था, वो डर जाते थे। कोई लगवाते नहीं, कैंप लगता था तो अपने बच्चों को छुपाते थे कि नहीं हमारे बच्चे पर नहीं लगाना है। और उधर जब मिजल्स फैलता था तो सारे बच्चे जो है कई मर जाते थे। तो ये बहुत बड़ा दुखदायी पॉइंट था। फिर पहले मैंने अपने स्कूल के बच्चों को मैंने बैठा करके उनको समझाया कि टीकाकरण क्या होता है, इम्यूनिटी पावर क्या होती है, अगर इसको हम लगाएंगे तो हमारे अंदर क्या होता है। तो इस तरह के हमने उसमें बच्चों को बताया। फिर मैं गांव में गया, फिर गांव वालों को इकट्ठा करके मैंने बताया। तो एक दिन मैंने अपने स्कूल में बहुत बड़ा कैंप लगवा दिया, सारे चीफ मेडिकल ऑफिसर से हुई, सबको बुलाया। तो जब कैंप लगा तो मैंने सारे गांव के लोगों को बुलाया कि अपने बच्चों को लेकर के आए। तो तब तक मेरा प्रभाव वहाँ इतना अच्छा हो गया था कि सारे लोग मुझे मानते थे जी। तो सारे लोग अपने बच्चों को लेकर आ गए वहाँ। आपको यकीन नहीं आएगा, 400 बच्चों को हमने टीके लगाए थे एक दिन में। तो वो जो डॉक्टर था वो चकित रह गया, जी गुरुजी यहाँ तो कोई बच्चा, अब यहाँ अपने बच्चों की परवाह ही नहीं करते हैं, आपने यहाँ क्या जादू कर दिया। मैंने कहा जादू नहीं, इनको समझाया है, अब इनके दिमाग में आया है। तो इतने वहाँ दवाइयाँ खत्म हो गई थी और अभी कई बच्चे हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम दूसरा कैंप लगाएंगे
और उस समय आप अपने बच्चों को लाई, महिलाओं को थोड़ा सा टॉनिक और जो वहाँ आयरन की कमी हो जाती थी इस तरह के टॉनिक उनको बांटेंगे। उसके बाद है कि हमने दूसरा कैंप लगाया। तो इस प्रकार से ये सारा वहाँ पर स्वास्थ्य का मैं बड़ा काम किया। तो उसके बाद फिर मैंने कैंप शुरू किया। उसके बाद फिर वहाँ पर मैं राजगढ़ी में देखता था सुबह मेरे यहाँ हिमालय के जो हिरन और सांबर, ये इनका जो मीट है वो बिकने के लिए आता था। अच्छा, तो मतलब ये कट रहे थे वहां पे? हाँ। तो मैं कहता कि कहाँ से आया, तो लड़के बताते हैं बच्चे, गुरुजी ये हमारे यहाँ गांव वाले मारते हैं ऊपर हिमालय में जा करके। अच्छा। हर तन यहाँ बेचने के लिए लाते हैं। अच्छा, वो सिलसिला चलता रहा। तो हिरन का मांस। हाँ। तो उसके बाद ये मैंने उसको रोकने की कोशिश, अब उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो सारे तस्कर हैं, ये तो सारे ऊपर से हिमालय में जाते हैं और मार मार करके लाते हैं, कि कई विधियां हैं मारने की जी, और इस तरह लाते हैं। फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मैंने एक हिमालय वन्यजीव संस्थान खोला था, मैं उसका प्रेसिडेंट भी रहा, मुझे यहाँ भी कुछ काम करना चाहिए। हालांकि वो संस्था इसमें अस्तित्व में नहीं है, लेकिन काम तो है। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ बच्चों को एक बार अध्ययन किया मैंने कि मारते कैसे। तो वो जब बर्फ पड़ती थी उस समय सबसे ज्यादा वहां पर जानवरों का को मारा जाता था जी। तो उसका कारण ये था कि जो गांव होते थे उस गांव के ऊपर जो बुग्याल होते थे उनमें भी इनके अपने अस्थाई मकान होते थे। तो ये गांव वाले अपनी बकरियों को, अपने जानवरों को लेकर के गर्मियों में ऊपर बुग्यालों में चले जाते हैं और वहां अपने बुग्यालों में अपने जानवरों को चुकाते हैं। जैसे ही बर्फ का महीना आता है, बर्फ पड़ने लगती है, तो ये ठंड बढ़ जाती है, ये अपने जानवरों को लेकर के फिर गांव में आ जाते हैं। तो इनके जो ऊपर जो मकान बने होते हैं, अस्थाई मकान बने होते हैं, इनको हमारे यहाँ लोकल भाषा में छानी कहते हैं, गौशाला टाइप की। तो वो उनको खोल करके रख देते हैं। तो जब ऊपर हिमालय में बर्फ पड़ती है तो जो जानवर हैं वो बर्फ से बचने के लिए उन छानियों में, उन घरों में घुस जाते हैं। तो एक एक घर के अंदर 5-5, 10-10 जो हैं वो सांभर, वहां के हिमालय के जो वो होते हैं भरड़, वो घुसे रहते हैं। अब शिकारियों को पता रहता है कि बर्फ पड़ गई है, अब वहां जरूर जाएंगे तो वहां सारे जानवर होंगे अंदर जी। तो ये चुपके से जाते हैं, इन्होंने चुपके से जाना, दरवाजा बंद कर लेना जी। और बंद करेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। तो एक आदमी अंदर जाएगा और बाकी लोग बाहर में हथियार लेकर के तैयार रहते हैं जी। वो अंदर वाला वहां से उनको भगाएगा, जैसे कोई बाहर आएगा उसको हथियारों से काट करके। अब बताइए एक साथ जो है जितने जानवर अंदर भरे पड़े हैं वो सब काटता है। बंदूक से तो एक ही जानवर मरेगा, लेकिन इस तरह से कई जानवर जो है वो मारे जाते थे और एक बहुत बड़ी संख्या में जानवरों का ये विनाश होता था जी। तो इस पर मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना, जब बर्फ पड़ती है तो इन जो अस्थाई घर है इनमें जाकर के जंतुओं को बचाने का काम कर। तो जनवरी में ज्यादा बर्फ पड़ती है, फिर फरवरी लग जाती है। तो जैसे बर्फ पड़ी तो मैंने अपने स्कूल की एक टीम तैयार की और बच्चों की टीम, उनको कहा मैंने कि हम समझाया कि हम किस तरह से जाएंगे, जैसी बर्फ पड़ेगी हम उस गांव के उन छानियों में जाएंगे, वहां रहेंगे और सामान, खाने का सामान लेकर के रहेंगे और वहां रहेंगे। तो वहां जब जानवर आएंगे तो हमको देख करके नहीं आ पाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे, वो तो वाइल्ड वाला है, कहीं भी रह सकता है, चले जाएंगे जी। और जब बर्फ पिघलेगी तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से इन शिकारियों के हाथ में वो जानवर नहीं आएंगे और वो बच जाएंगे। तो जब मैं अपना काफिला लेकर के ऊपर गांव में पहुंचा, सनौल गांव में, तो वहां मैं, गांव वाले मुझे जानते थे, मेरे बारे में काफी सुना था उन्होंने, गुरुजी बड़े अच्छे एक्टिव गाने हमारे बच्चों को इसका सिखाते हैं। और बच्चे भी इस गांव में सब बताते थे कि हमारे रावत गुरुजी हैं, वो हमको ये सिखाते हैं, ये करते हैं, तो बड़ा सम्मान देते थे। मैं गाँव में गया, लोगों ने कहा सर ऐसा है कि आप यहीं रहिए, आप कहाँ जाएंगे ऊपर, और यहाँ जो है आपके लिए कोई कमी नहीं होगी, आपके लिए रहने के खाने की व्यवस्था सारी है, आप यहाँ रहिए। तो मैंने बहाना बनाया, मैंने कहा मैं इन बच्चों के साथ जाऊंगा, और क्योंकि अब फरवरी में इनके प्रैक्टिकल होने वाले हैं और इन बच्चों के
हर्बेरियम बनते हैं, जो जड़ी बूटियां होती, पत्तियां होती हैं, उनका हम एक किताब बनाते हैं और उनको रख करके तो इनको दिखाना पड़ता है, तो इनको नंबर मिलते हैं, तब तुम्हारे बच्चे के अच्छे डिवीजन आएगी। तो इसलिए हिमालय की पत्तियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यही एग्जामिनर आएगा तो हिमालय की पत्तियों को देख करके वो ज्यादा नंबर देगा जी। तो इसलिए आप वो कीजिए, हम हमारे पास सब कुछ है, हम चले जाए। तो वो हमारे ज्यादा जोर करने पर उन्होंने फिर वो छोड़ दिया और हम लोग चले गए। और ऊपर जाकर के उन पुग्यालों में जाकर के जो 2-4 छप्पर थे, वहां पर हम 2-2 4-4 बच्चे रख करके खाना पीना ले जा रखा था, ठंड का सामान था, हम वहां रह गए और वहां काम पे। अब जानवर आ रहे थे, वो हमको देख करके भाग जा रहे थे, कई सारे जानवर हमारे सामने ही आए, उसके बाद चले गए। तो जैसे 3-4 दिन रहे, बर्फ पिघलने शुरू हो गया, हम नीचे आ गए गाँव। फिर मैंने गाँव में आकर के सारे गाँव के लोगों को बुला करके उनको समझाया कि हम क्यों आए थे यहाँ, ये प्रैक्टिकल नहीं था बल्कि ये चीज है। तो उनको समझाया मैंने कि अगर शाकाहारी और मांसाहारी इस प्रकार से हम जीवों को मार देंगे, इसका कितना बड़ा असर तुम पर पड़ेगा, कल तुम ही परेशान होगे, इकोलॉजी भी कितना का बढ़े, और ऊपर तुम्हारे बुग्याल में जब जानवर ही नहीं रह जाएंगे तो उन बुग्यालों का महत्व क्या रह जाएगा। आज तुम्हारे पास कस्तूरी मृग है, आपके पास मुनाल, इतने खूबसूरत जानवर है, ये सब मर जाएंगे तो फिर क्या रहेगा। तब उनके दिमाग में आया। तो 2-4 लड़के जो बड़े थे वो आए मेरे पास कि गुरुजी आप तो चमोली के रहने वाले हैं, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, अब अगले साल से हम लोग बचाने का काम करेंगे। तो उस गांव के कुछ वॉलंटियर टाइप के लड़के आए, उनका गुरुजी आप निश्चिंत रहिए, हम आपके हिमालय वन्य जीव संस्थान के सदस्य हैं, आप ये सोचे कि हम इस काम को, एक भी यहाँ से कोई जानवरों को नहीं मारेगा, यह हम आपको वादा करते हैं। फिर हम गाँव में आए, अपने स्कूल में आ गए। तो इस तरह के गतिविधियां, अवेयरनेस की गतिविधियां का बड़ा लाभ हुआ वहां। और उसका असर ये हुआ कि उसके बाद मैंने कभी अपने राजगढ़ी में कभी मांस बिकता हुआ नहीं देखा। और जो बच्चे मेरे साथ गए थे, आज भी वो बड़े अच्छे अच्छे पदों पर है, आज भी वो प्रकृति के लिए समर्पित है। तो मैं कह रहा हूँ, शिक्षा की एक बड़ी बात होती है कि हम केवल बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम बच्चों को शिक्षा के, प्रकृति से नहीं जोड़ेंगे, उनकी समस्याओं से नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो शिक्षा का एक असली महत्व जो है वो नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार से राजगढ़ी में एक वाक्य में और सुनाता हूँ कि जी प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक तिलाड़ी कांड हुआ था। वो तिलाड़ी कांड था कि टिहरी और उत्तरकाशी उस समय एक ही था, बाद में टिहरी अलग हुआ, उत्तरकाशी अलग हुआ, और इस पूरे राजा के अधीन था जी। राजा ने उत्तरकाशी और उधर रवाई जौनसार का इलाका है, वहां के लोगों के अधिकार छीन, उनको जो जंगलों से जो वनस्पतियां मिलती थी, पेड़ मिलते थे, उन पर रोक लगा, उनके हक को बंद कर दिए। जो उनके राजा के जो वो थे, सीमा थी, उस सीमा को बढ़ा करके गांव की तरफ ले आए। तो गांव वाले नाराज हो गए कि अगर हम पर प्रतिबंध लग गया तो हम अपने जानवरों को चारा कहाँ से खिलाएंगे, हम काश्तकारी कैसे करेंगे, हमारा हल, हमारा हर चीज लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी नहीं मिलेगी तो हम कैसे करेंगे। राजा ने तो प्रतिबंध लगा दिया था। तो वहां के लोग को आंदोलन करने लगे राजा के खिलाफ। 30 मई सारे रवाई जौनसार के लोग जो हैं, वो एक बड़कोट शहर है, बड़कोट के नगर नीचे एक नदी बहती है, यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है, उसको तिलाड़ी का मैदान कहते हैं। उस मैदान में सारे लोग इकट्ठा हुए। 30 मई का दिन था 1930 को, और राजा के खिलाफ बगावत करने वाले थे। उस समय राजा विदेश जा रखा था, उसका जो अपना सेनापति था चक्रधर, वो पूरी सेना लेकर के वहां आ गया, क्योंकि उसको पता था कि वहां वो होने वाला है, बगावत होने वाली है। उसने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया सैन्यों से, और लोगों पर गोली चला दी। वही जो जलियांवाला कांड हुआ, कई लोग मारे गए, कई लोग नदी में कूदे, और 200 से अधिक लोगों की जान गई जी। तो ये इतना बड़ा शहीद काम वो हुआ वहां पर, इसलिए तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला कांड कहा जाता है जी। जब राजा लौट के आया, उसको पता लगा कि यहाँ तो नरसंहार हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, और हक़ के लाने के बाद फिर राजा ने प्रजामंडल के सामने माफी मांग करके उनके हक़ वापस किए। ये उन लोगों की जीत थी। इसीलिए आज भी 30 मई को तिलाड़ी दिवस के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है।
केवल उत्तरकाशी और टेहरी में। ये कौन से साल की बात होगी? ये 1930 की बात है। उसके बाद जो है हर साल 30 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है। उनका एक स्मारक बना है यमुना नदी के किनारे पर तिलाड़ी के मैदान में। जितने शहीद होते हैं उनके नाम उसमें है। और बाद में क्या हुआ कि बड़को शहर ऊपर है, वहां से 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। तो जो मंत्री लोग वहां नहीं जा पाते थे, उन्होंने एक स्मारक और ऊपर ही बना दिया स्कूल के बगल पे, वहीं पर वो श्रद्धांजलि देते थे। जब मैं राजगढ़ी गया तो मैंने सुना यहाँ 30 तारीख को छुट्टी होती है शहीद दिवस की। मैंने कहा क्या हुआ शहीद दिवस? बोले ऐसा ऐसा हुआ था यार। तो यार चलो, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ, मैं भी शहीदों को श्रद्धांजलि दूंगा। तो वहां गया नीचे, वहां कोई दिखाई नहीं दिया मेरे को। मैंने कहा कैसी छुट्टी है जहां हम शहीदों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और छुट्टी काहे की है? यहाँ तो शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी, कोई कार्यक्रम होना चाहिए था। तो मेरे दिमाग में एक बात रही। उसके बाद मैंने 1987 में जब मैं वहां राजगढ़ी में था, मैंने कहा मैं तिलाड़ी दिवस को राजगढ़ी में मनाऊंगा। क्योंकि जब मैंने इतिहास पढ़ा तो ये कि तिलाड़ी दिवस की, तिलाड़ी कांड का जो चक्रव्यूह रचा गया था जी, वो राजगढ़ी में रचा गया था। अच्छा, इसलिए मैंने कहा राजगढ़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने राजगढ़ी में जो है वो कार्यक्रम का बनाने का काम किया कि मैंने कहा मैं शहीद दिवस जो है हम राजगढ़ी में मनाएंगे और यहाँ पर भव्य मनाएंगे, क्योंकि ये हक हकूकों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। तो मैंने कहा हम शहीदों के नाम पर पेड़ लगाएंगे। मैंने नाम दिया वृक्ष अभिषेक समारोह कि 30 मई को 1987 को यहाँ पर वृक्ष अभिषेक समारोह होगा। मेरे स्कूल में 40 गांव के बच्चे पढ़ते हैं, 40 गांव के लोग आएंगे पेड़ लेकर के और यहाँ पेड़ लगाएंगे और हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो मैंने वहां अपने स्कूल के परिसर में पूरे गड्ढे बना करके जितने गांव थे उनके नाम पर गड्ढे बना दिए, और पेड़ के लिए मैंने डीएफओ बड़कोट को रिक्वेस्ट की कि हमें अच्छे पेड़ दे दीजिए आप। तो उन्होंने मुझे 100 अच्छे पेड़ जो है वो दिए और वहां बड़कोट से ऊपर राजगढ़ी भिजवा दिया, और उनको भी मैंने निमंत्रण दिया, सबको किया। उससे पहले क्या हुआ था, उसी साल 1987 में पूरे उत्तराखंड में भयानक सूखा पड़ा था। उत्तराखंड में सूखा पड़ा था, यानी खेतों में फसल चौपट हो गई थी, धूल ही धूल उड़ रही थी। लोग परेशान हो गए कि अगर पानी नहीं बरसता है तो हम तो भूखे मर जाएंगे। जी जी, 1987 की बात है जी। बहुत बड़ा अकाल टाइप का पड़ा था। जी। तो वहां के लोगों ने कहा कि ये जो है ये हमें ऊपर ईश्वर को मनाना चाहिए जी। सारे अपने गांव के देवी देवताओं को लेकर के गाड़ियों बुक करके सारे लोग 4 धाम की यात्रा पर चले गए अपने देवी देवताओं को लेकर के कि जब हम ये करेंगे तो बारिश आएगी। अप्रैल का महीना था, जब लौट के आए बारिश नहीं, कुछ नहीं। अब मई में 30 मई को हमारा कार्यक्रम होना था। देखो साहब ने कहा राव जी आप ये काम कर रहे हैं वृक्षारोपण का, इतना सूखा पड़ा है, आप लोग क्या कहेंगे कि इतने सूखे में वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर आप पेड़ दे दो, इन पेड़ों को पानी डालने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरे राजगढ़ी में पानी का भी प्राकृतिक स्रोत है, खूब पानी है, हम पानी डालेंगे, इन पेड़ों को मैं जिंदा रखूं बस, तब तो ठीक है। तो उन्होंने पेड़ भिजवा दिए जी, सब कुछ किया, पेड़ आ गए। उसके बाद मैंने प्रत्येक गांव को एक एक पेड़ पहुंचा दिया। एक गांव को एक पेड़, लड़कों की टीम बनाई, दूसरी पेड़, 40 गांवों में मैंने 40 पेड़ पहुंचा दिए। उनको कहा कि आपको ये पेड़ 30 तारीख को वैसे ही लाना है जैसे आप देवी देवताओं को आप ले गए थे, डोली में रख करके। तो गांव वालों ने डोली बनाई, उसमें उस पेड़ को रखा। हमने कहा ये पेड़ ग्राम वृक्ष होगा आपका, अरे ग्राम देवता के रूप में आएगा तुम्हारा, और हम अपने स्कूल के परिसर में मैंने पहले गड्ढे खुदवाएंगे, यहाँ आकर के इसको लगाएंगे। प्रत्येक गड्ढे पर गांव का नाम लिख दिया था मैंने। हो गया जी। तो सर जब वहां से पूरे 30 तारीख को सारे गांव के लोग आए पेड़ लेकर के जी, तो ढोल दमाऊं बजाते हुए, नारे लगाते हुए सारे आ गए जी। पूरा मेला लग गया, वहां 5000 से अधिक लोग पहुंच गए वहां जी। और एक चौराहा था, उस पे सारे गांव के पेड़ रखे गए जी। इस गांव का पेड़ है, इस गांव का पेड़ है, सारे लोग बताने के लिए जी, और सारे के सारे। उसके बाद वहां पर हमने वेद मंत्रों से उन पेड़ों को अभिसिंचित किया। वहां पर बच्चों के लिए मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा था। डीएफओ साहब आए, एसडीएम साहब, सबको बुला रखा था मैंने, सब आए। तो वहां पर बड़ा कार्यक्रम हो गया। उसके बाद मैंने ग्राम प्रधान से कहा, हाँ मैंने इतना जरूर किया कि जब आप अपने गांव से पेड़ लाएंगे
तो जब पेड़ लगेगा तो एकदम पानी कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए मैंने व्यवस्था बनाई कि आप अपने गांव के पेड़ के साथ 7 लड़कियां परंपरागत वेशभूषा में पानी भी लेकर के आएंगे, जल कलश लेकर के आएंगे। तो आगे से 7 लड़कियां जल कलश, फिर डोली में पेड़, फिर गांव वाले, इस तरह से आप आएंगे। तो जब वो राजगढ़ी पहुंचे, एक चबूतरा था वहां पर, इस गांव का पेड़ पहुंचा, वो 7 लड़कियां 7 जल कलश का पानी लेकर के आ रखे हैं, उनको भी बैठाया। दूसरे गांव, तीसरे गांव, अब बताइए 40 गांवों की लड़कियां और 40 पेड़ वहां पहुंच गए। और उसका वेद मंत्रों से जब पूजा हो रही थी, भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और एक कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद फिर ग्राम प्रधान को कहा, मैंने कहा आप पेड़ उठाइए और तुम्हारे गांव का गड्ढा खुदा है वहां पर, आप वहां पर जाकर के आप पेड़ लगाएंगे। ये 7 लड़कियां 7 परिक्रमा करके अपने 7 जल कलशों का पानी उस पेड़ में डालेंगे। वैसे ही दूसरे ग्राम प्रधान, ऐसे करके 40 गांव के 40 प्रधानों ने अपने अपने पेड़ ले जा करके सारी 7-7 लड़कियां अपने अपने गांव की अपनी परंपरागत वेशभूषा में, जो रवाई की परंपरा वेशभूषा है, उसने आकर के उन्होंने वहां पेड़ की परिक्रमा की, पानी डाला। पानी को तत्काल पानी मिल गया, पेड़ को तत्काल पानी मिल गया। बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। डीएफओ साहब ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया तक जाएगा कि यहाँ के लोग भी जागृत हो गए हैं पेड़ों को बचाने के लिए। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। एक गांव था सौनौर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वहां के लोग आए थे, उतना दूर था कि उनको वापस जाने में देर हो जाती थी। तो उन्होंने पहले ही मुझसे कह रखा था कि सर हम तो आएंगे पेड़ लगा करके, लेकिन हमारी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको वहां, हम वापस नहीं जा पाएंगे, हम रात वहीं रहेंगे। तो वहां पर राजा का एक किला है, उस पर मैंने उनके रहने की व्यवस्था कर रखी थी और उस पर एक कमरा था, उस पर मैं भी रहता था, बीच में मैदान था। उन्होंने मुझसे कहा था कि सर हम रात को रहेंगे वहां, पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे गांव वालों ने कभी भी सिनेमा नहीं देखा है, अच्छे दिन आप हमारे गांव वालों को सिनेमा दिखा दीजिए। तो चलो, मैंने कहा मैं सिनेमा दिखा दूंगा। तो मैंने डीएफओ साहब से रिक्वेस्ट की, उनके यहाँ मशीन होती है वन विभाग की फिल्में दिखाने के लिए। मैंने कहा सर आप पेड़ के साथ भेजोगे तो एक अपना ऑपरेटर और आपके यहाँ एक फिल्म वाला मशीन होती है, उसको भी भेज दीजिएगा, क्योंकि वो लोग रात को यहाँ रहेंगे। उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट किया है कि हमने कभी सिनेमा नहीं देखा, आपकी कृपा से जो सिनेमा देख लेंगे इस नई दुनिया की इस दौर में, उनको भी लगेगा कि सिनेमा क्या होता है। पर ठीक है, मैं भेज दूँ। तो उन्होंने ऑपरेटर और कुछ फिल्में थी छोटी डॉक्यूमेंट्री टाइप की वन विभाग की, वो भेज दी। दिन भर तो कार्यक्रम हुआ, शाम को रात को उनके लिए मैंने खाने की व्यवस्था कर रखी थी। उस गांव के थे 40-50 लोग वहां की। उसके बाद वहां पर रात को भाई सिनेमा हो गया, तो आसपास के गांव के लोग भी आ गए, बड़ी भीड़ हो गई वहां। तो सिनेमा चला वहां पर, बड़ा देखने लगी। अब मैं दिन भर काम करके थक गया था, मैं तो अपने कमरे पे गया, वहां पर सो गया। थोड़ी देर बाद एक लड़का आता मेरे पास, एक गुरुजी वो बाहर जो है वो सब लोग उठ गए। अच्छा, मैं कहा कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। मैं बाहर आकर के देखा तो ऑपरेटर कह रहा है कि सरवल ये बारिश आ रही है, ये मशीन खराब हो जाएगी, इसकी रील खराब हो जाएगी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैंने कहा कर दो, बिल्कुल ठीक है। तो बूंदाबांदी होने वाली थी, तो वो मशीन कमरे मैंने वो उठा करके अंदर ले गया। अब लोग थे तो उन्होंने सोचा कि बारिश बंद हो जाएगी तो फिर देखेंगे। तो जो राजा का जो महल था उसमें 4 बड़ी बड़ी तिवारियां टाइप की थी, सारे लोग वहां बैठ करके इंतजार। वो बारिश जब शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया, सब बंदी नहीं हुई, मर्जी नहीं हुई। और ताजु की बात ये थी कि सुबह तक वो इतनी मोटी बारिश लग गई और जो लोग सरनोल के लोग थे वो भी घर वापस जाने में बिकते गए, क्योंकि उनको घर जाना था, गाय भैंस दुहाने थे, उनको चारा देना था। तो तभी जब पहुंचते तभी करते, तो नजदीक के गांव तो भीगते चले गए, सुबह हुई भीगते। यानी 7 दिन तक बारिश होती रही अनबिटा, 1 मिनट के लिए बारिश नहीं रुकी। ये सारे जो सड़कें थी ना, वो जब पूरा इतने दिनों का सूखा, सारी सड़कें टूट करके सारा बर्बाद हो गई। मशीनें, गाड़ियां वापस नहीं जा पाए, वहीं अटक गई। उन लोगों ने क्या सोचा कि जब हम अपनी देवी देवताओं को ले गए थे तब बारिश नहीं, और आज हम एक पेड़ को ग्राम वृक्ष बांध करके लाए, दिन में एक बादल का टुकड़ा नहीं था, ये रातों रात बारिश कहां से आ गई? बारिश आई तो ये 7 दिन क्यों आई? 5 दिन आती, 8 दिन आती, ये 7 ही दिन क्यों आई? उन्होंने उसको मिलाया कि जो 7 लड़कियों का जल कलश था, वो 7 जल कलश ऊपर से बरसा। अच्छा, तो वो जोड़ दिया उन्होंने। इस घटना ने वहां के लोगों की भावनाओं को बदल दिया। और रात 2 दिन बाद दख्याट गांव, धराली और 3 गांवों के लोग, महिलाएं मेरे पास आए
कि गुरुजी हमको पेड़ दीजिए, हम पेड़ लगाना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास तो पेड़ नहीं है, वन विभाग से कहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं डिपो से बात करूंगा तब आपको पेड़ दिलूंगा। मैंने डिपो साहब, उसमें फोन का जमाना था नहीं, मैंने वहां पर एक पोस्ट ऑफिस था, उसके पास फोन था, मैंने फोन मिलाया। मैंने कहा सर ये कैसे है, यहाँ पर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा राहुल जी आपके लिए बहुत बहुत बधाई, ये बारिश कैसे कर दी आपने, और 7 दिन आई बारिश इतने। मैंने कहा सर ये भी चमत्कार है, ये मैंने नहीं कहा, ये खुद ऊपर वाले ने सोचा कि ये करना है तो कर दिया, और इसीलिए ये महिलाएं प्रेरित हैं आपको पेड़ देने हैं। उन्होंने कहा पेड़ नहीं, पेड़ दूंगा क्या, मैं आ रहा हूं ऊपर, और उन सारी महिलाओं को बुलाइए आज। तो वहां से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, गाड़ियां तो बंद हो गई थी, सारी सड़क टूट गई थी वर्षा से। तब बीएपू साहब वहां आए, गुरुदेव सिंह जी थे, महिलाओं को बुलाया। उन्होंने कहा तो मैं पेड़ नहीं, मैं गड्ढे भी खुदवा दूंगा, मैं पेड़ भी दे दूंगा, पेड़ भी लगवा दूंगा, और पेड़ लगाने के पैसे भी तुमको दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना, तुम्हें पेड़ बचाना है। महिलाएं इतनी उत्साहित थी। उन्होंने कहा गड्ढा गुड्ढा कुछ नहीं खोदना, हम खोदेंगे गड्ढे, पर केवल आप हमको पेड़ दे दीजिए, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। और आज वहां जाइएंगे आप, टकाट गांव एक गांव है, उनका जंगल आप देखेंगे, ताजुब करेंगे, इतना खूबसूरत बांध का जंगल, उनके पास पानी है, सब कुछ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी जिससे मुझे प्रेरित किया, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी वाइटल शक्ति है जो ऊपर से देखती है। ये जो बारिश 7 दिन आई, और जब 30 तारीख को हमने ये कार्यक्रम किया, उससे पहले कहीं बारिश भी एक टुकड़ा बादल का नहीं था, और हम इस कार्यक्रम को करने के लिए तैयार हुए। मैंने ये वायदा किया था कि पेड़ों को बचाने के लिए मैं पानी की व्यवस्था करूंगा, लेकिन खुद प्रकृति ने पानी की व्यवस्था कर दी। और वो 7 बेटियों का जो पानी था, तो जल कलश था, वास्तव में 7 दिन तक वर्षा, 1 मिनट के लिए बारिश कहीं रुकी नहीं। उस दिन से वास्तव में ये मैं प्रकृति से और ज्यादा जुड़ा, और मैं उसके बाद फिर प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए काम करता रहा। और फिर राजगढ़ के बाद मैं ग्वालदम चले गया, वहां मेरा ट्रांसफर हो गया। ग्वालदम भी मैंने बहुत काम किए, ये वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए। कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें हमारे शहीद हुए थे, उनके नाम पर मैंने शहीद वन बनाया, शौर्य वन। बधानगढ़ी एक जगह है, वहां पर सारे गांव के लोगों को बुला करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शौर्य वन वहां बनाया। और जो मैती आंदोलन मेरा है वो वहीं ग्वालदम से शुरू हुआ। 1995 में ये जो मैती आंदोलन खड़ा किया था, इसीलिए किया। आप इतने साल से एनवायरमेंटलिस्ट हैं और काम कर रहे हैं इकोलॉजी को लेके। उत्तराखंड की इकोलॉजी इतनी डाइवर्स है, और मतलब इतना इकोसिस्टम इतना वास्ट है। आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीजें उत्तराखंड के इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट में क्या लगती हैं आपको? उत्तराखंड में यह है कि यहाँ पर प्रकृति के प्रति लोगों में ज्यादा जागरूकता है, और वो अपने इन वनों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वनों को बचाने के लिए लोगों ने अपने परंपरागत तरीके अपनाए जी। उनसे ये लगता है कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हैं जी। जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि जो हिमालय में जो हमारे बुग्याल होते हैं, जड़ी बूटियों के भंडार होते हैं, उनको हम वास्तविक देवताओं की भूमि कहते हैं, और वहां जाने के लिए नियम बने हुए हैं जी। आप वहां जूता पहन करके नहीं जा सकते, आप वहां बुग्यालों में जाओगे शोरगुल नहीं करोगे, कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाओगे, आप बुग्यालों में जाओगे चटकीले भटकीले कपड़े नहीं पहनोगे जी। कई जगह नियम है कि अब आप देवी देवताओं में अगर फूल चढ़ाना है तो आप हाथ से फूल नहीं तोड़ोगे, आप मुंह से फूल तोड़ करके चढ़ाओगे। अच्छा, हाँ, जैसे बंसी नारायण है, वहां लोग जाते हैं तो वहां नियम, अगर आप हाथ से फूल तोड़ोगे तो कहते हैं कि डिवाइन गॉड जो है वो आप पर असर डालेगी। अच्छा, अगर आपको देवता में फूल चढ़ाना है तो आप मुंह से फूल तोड़ेंगे तब आप देवता में चढ़ाएं। पर्यावरण को संरक्षण करने का कितना बड़ा वो है, आप मुंह से कितने फूल तोड़ेंगे? सही बात, कम तोड़ेंगे। हाथ से तो आप कई फूल तोड़ करके चढ़ा देंगे, नुकसान ज्यादा करोगे। ये नियम हमारे जो प्राचीन लोगों ने जो नियम हिमालय के इन बुग्यालों को, इन जड़ी बूटियों को, इन फूल पौधों को बचाने के लिए बनाए हैं, ये सबसे बड़े नियम है, और ये वैज्ञानिक इनका आधार है जी। आप हिमालय में शोर नहीं करोगे, क्यों?
वहाँ जो जानवर हैं इतने संवेदनशील होते हैं कि छोटी सी आवाज पर वो भाग जाते हैं, अपने अस्थायी घरों को छोड़ देते हैं। इसलिए वहाँ हमारे लोगों ने नियम बनाया कि वहाँ आप वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते हैं, वहाँ आप शोरगुल नहीं कर सकते। आप बुग्यालों में पैदल जाओगे, अब बुग्यालों में हाई ट्यूब में आप लोग जूतों को पहन करके जाते हैं, ठंड से हालत खराब हो जाती है। लेकिन नियम था कि आप बुग्यालों में पैदल जाएंगे। उसका नियम क्या था? तब हमारे पास ये हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, एलोपैथिक दवाइयां नहीं थी, हम जड़ी बूटियों से ही अपना उपचार करते थे। तो अगर आप बुग्याल में जाएंगे नंगे पांव तो आपके पांव कहाँ पड़ेंगे? जड़ी बूटियों के ऊपर। जड़ी बूटी तो वो जड़ी बूटियों के नष्ट तो है वो आपके त्वचा से होते हुए शरीर में जाएंगे। एक्यूप्रेशर की जो हम बात करते हैं, बुग्यालों में जहाँ जड़ी होती है वहां पत्थर होते हैं, है ना। ये सारे नियम बनाए थे। तो यहाँ के लोगों ने अपने बेहतर जीवन के लिए प्रकृति को ही साथ लिया है और ये उसके लिए आगे बढ़ने के लिए हर समय तैयार रहे। गौरा देवी ने कहा था कि जंगल तो मेरे मायका है, अगर नुकसान पहुंचेगा तो मेरे मायका की नुकसान हो रहा है। इस तरह से हमारी वो है। आज भी हमारे कई गांव ऐसे हैं जहां जंगलों को देवताओं के नाम पर चढ़ाया जाता है और उस पर पाबंदी लग जाती कि हमने इस देवता के नाम पर पेड़ जंगल चढ़ा दिया तो उसके बाद कोई भी आदमी उस वहां से एक पत्ते नहीं तोड़ सकता है, यानी वो जंगल संरक्षित हो गया। ऐसे कई जगह है। तो ये हमने अपनी प्रकृति को बचाने के लिए अपने परंपरागत नियम बनाए हैं जो आज वैज्ञानिक आधार पर भी ज्यादा मजबूत है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ट्रेडिशनल और वो है, और हम इसको साइंस से जोड़ के बोलते हैं, इनमें कहीं ना कहीं साइंस के आधार हैं और इसीलिए हमारे जो जड़ी बूटियां हैं, जो हमारे उपजाल है, ये बचे हुए हैं। जैसे हमारी लोकल कम्युनिटी है उत्तराखंड की, वो इसको कैसे देखती है और इसको परसीव कैसे करती है कि एनवायरनमेंट को बचाना है, और वो इन दोनों के जो गैप है एनवायरमेंटल को और मॉडर्नाइजेशन को, इसको उनका क्या पर्सपेक्टिव है? लोकल जो कम्युनिटी वो कैसे देखती है? नहीं, अब ये तो हमें खुद देखना है हम प्रकृति को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा हिमालय की जो बुग्याल है ये हमारे जीवन के आधार है। और मैं बता दूं कि हम वास्तव में सबसे धनी हैं कि हमारे उत्तराखंड के पास सबसे बेहतरीन बुग्याल है और सबसे ज्यादा बुग्याल है पूरे हिमालय क्षेत्र में। और ये बुग्याल बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो तो कई लुप्त हो चुकी हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो लुप्त हो गई है। अब आप सुनिए कि रामायण में एक प्रसंग आता है जबकि वहाँ लंका में जब रामचंद्र जी वहां विजय के लिए गए थे तो लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। उनके जीवन को बचाने के लिए होता कि अब क्या किया जाए, सबसे बड़े वैद्य को बुलाया जाता है, सुषाण वैद्य को। भैया लक्ष्मण जी पर जो है इनकी जान बचानी। वैद्य जी ने कहा कि भैया इनकी जान बच सकती है, लेकिन वो आपको हिमालय में जाना होगा और वहां से संजीवनी बूटी लेकर के आनी होगी। अब वो संजीवनी बूटी क्या थी, कौन लाएगा, इसके लिए सब एक दूसरे को देखने लगे। तो हनुमान जी को बोला गया, यहाँ भी है पवन सुत देख से जाने वाले, तुरंत जाइए और जड़ी बूटी लेकर आए। हनुमान ने कहा मैं जाऊं पर वो जड़ी बूटी होती कैसी है, मुझे तो पता ही है, मैं कहाँ से ढूंढूंगा उसको। तो सुषाण वैद्य ने कहा कि उस इस तरह की जड़ी होगी, वो चमक रही होगी, इस तरह की होगी, आप लेके आए। जब हनुमान पहुंचा तो उत्तराखंड के जोशीमठ से आगे द्रोणागिरी पहाड़ है, वहां पहुंचा, देखा तो सारी जड़ी बूटियां चमक रही, एक जैसी लग रही हैं। कौन सी उसमें संजीवनी है और कौन नहीं है, इसमें फर्क करने में हनुमान जी को देर लेने के लगी। उन्होंने कहा अगर देर हो जाएगी तो लक्ष्मण जी की तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्या किया जाए। तो उन्होंने वो पार्ट जो था उसका द्रोणागिरी का एक पार्ट जो था वो तोड़ करके, जिसमें ज्यादा जड़ी बूटियां थी, उठा करके ले करके वहां पहुंच गए और सुषाण वैद्य के सामने पूरा पहाड़ उठ करके रख दिए। सुषाण वैद्य ने कहा भाई ये क्या चीज है, तुम्हें तो जड़ी बूटी लेने के लिए कहा था, तुम तो पूरा हिमालय उठा करके लिया है। यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि सुषाण वैद्य ने हनुमान जी से हिमालय से क्षमा मांगने की याचना की थी। आपने जड़ी बूटी तो लिया है, संजीवनी भी लेकर आए हैं, वो मैंने पहचान ली,
लेकिन आपने हिमालय को नहीं तोड़ना था। कि भगवान शिव का घर है और हिमालय हमारे लिए जीवन है, इसलिए आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। ये प्रकरण हमको ये वो देता है कि हिमालय इतनी बहुमूल्य जड़ी बूटियों का घर है, इसका इतना उपयोग होता था, इसलिए हम आज हिमालय से जुड़े हैं और हिमालय के प्रति हमारी श्रद्धा है। हम इन चीजों के उसके लिए हर लोग जो है समर्पित भाव से हिमालय के लिए बचाने के लिए वो है, चिंतित है। आज पेड़ कट रहे हैं, विकास हो रहा है, सब विकास चाहते हैं, लेकिन अंधाधुंध विकास जो है, जो हम पट्टी बांध करके, अगर हम आंखों पर पट्टी बांध करके विनाश कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें सजग रहने की जरूरत है। और जो बड़े बड़े आंदोलन यहाँ से खड़े हुए हैं उत्तराखंड की धरती से, इसी के प्रति। क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा है हर कंट्री के लिए। स्पेसिफिकली उस कॉन्टेक्स्ट की, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि क्लाइमेट चेंज उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए तो हमको एक होना पड़ेगा, और अगर ये बायोडाइवर्सिटी नहीं बच सकेगी, क्योंकि ये जो परितंत्र है इसका आधार है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जितने ज्यादा जीव होंगे, जितने ज्यादा हमारे प्रकृति में जीव जंतु होंगे, उतना हमारा जो परितंत्र है उतना मजबूत हो, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा भोजन श्रृंखलाएं बनती, उसमें उतने प्रकार के सारे जीव जंतु एक सहयोग करके एक दूसरे को, उस परितंत्र को बचाने की बात करते हैं। तो ये ऊर्जा का उसमें संचलन होता है जी, एक के बाद दूसरे में दूसरे, इस तरह से जीवों में जो है ऊर्जा का संचलन। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें उत्तराखंड की धरती से जो भी जिस तरह से हम इसके यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, उसके लिए काम किया जाना चाहिए। और वैसे सरकार ने बहुत किया है यहाँ। अब आप देखिए, हमारे पास 6 नेशनल पार्क है, 7 सेंचुरीज है, 3 हमारे पास वेटलैंड सेंचुरीज है जी, है ना। ये लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर हमारे पास आरक्षित क्षेत्र है जी, बहुत ज्यादा है जी। हर जानवर के लिए हमने सुरक्षा की व्यवस्था की है जी। और पहला नेशनल पार्क जो 1936 में बना था हमारा, हेली नेशनल पार्क, जिसको अब कॉर्बेट नेशनल पार्क है जी, है ना। उसके बाद 1982 में 2 नेशनल पार्क बनी, फूलों की घाटी जी और नंदा देवी नेशनल जी, 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 जी। 1983 में फिर हमने कहा यार हाथी को बचाना है, यूरोपीय हाथी है जी, उसको बचाने के लिए फिर हमने एक नया नेशनल पार्क हरिद्वार और उसका क्षेत्र बनाया जी, राजा जी नेशनल पार्क जी। फिर हमें ध्यान आया कि हमें कस्तूरी मृग भी बचाना है, हरल भी बचाना है, स्नो लेपार्ड भी बचाना है। तो 1969 में हमारे पास नया एक वो आया कि हमने गोविंद नेशनल पार्क जी, और 6वां नेशनल पार्क जो बना हमारा, सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है 1990 में, वो बना गंगोत्री नेशनल पार्क जी। ये 6 नेशनल पार्क हमारे पास, 7 हमारे पास सेंचुरी है। ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने की चाहिए। तो इस प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किए गए हैं। जो मैसिव स्केल पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इनको पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट को और इकोलॉजी को और फ्लोरा और फौना को, वो कैसे इफेक्ट हो रहा है? पहले उस उत्तराखंड को अरण्य प्रदेश कहा जाता था जी। अरण्य माने होता जंगल जी। अगर आप हमारे वेदों में पढ़ें, केदारखंड में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण में, तो पूरे उत्तराखंड इतना घना जंगल था जी। आप हिमालय तक जाने के लिए भी आपको कई जंगलों को पार करना पड़ता था। और वो खूबसूरत जंगल थे, चौड़ी पत्ती वाले, बांध बुनास के जंगल, सदाबहार जंगल, इसलिए इसको अरण्य प्रदेश कहते थे। तब इस उत्तराखंड में कुछ ऐसी जातियां रहती थी जो जंगली जातियां थी, जैसे भील थी, खस थी, नाग जाति थी, कतूरी जाति थी। इस तरह के लोग रहते थे, इस जंगलों में रहते थे, जंगलों में काम करते थे, केवल शिकार करते थे, उन्हीं को खाते। लेकिन जब इन्होंने खेती करना शुरू किया, ये जान गए कि खेती भी होती है, तो इन्होंने क्या किया, जंगल काट, खेत के लिए तो जंगल काटने पड़े। उन्होंने जंगल काटे, जंगल पे आग लगाई, जो जमीन बनी उस पे बीज बोए,
फसल तैयार हुई, फसल खाया पिया चले गए। दूसरी जगह में गए, फिर जंगल काटा, आग लगाई, फिर वहां पर बीज बोए, फिर उसके बाद उसको प्राप्त किया, खाया पिया, उसके बाद बुझे। इस तरह से एक जगह बदलते 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 जंगल करते हुए चले गए जी जी। और धीरे धीरे जंगलों का ह्रास हुआ। इसके बाद कुछ बाहरी जातियां आई। क्यों कि मध्य एशिया से, मध्य यूरोप से जो लुटेरी जातियां थी, जो भारत को लूटना चाहती थी, यहाँ धन वैभव बहुत ज्यादा था जी, उसको लूटने के लिए जो आक्रांता आए जी, चाहे मोहम्मद गजनी भी आया, चाहे मोहम्मद गौरी आया, चाहे आपका सिकंदर आया, इनके बार बार जब आक्रमण होते गए तो उधर के लोग भयभीत हो गए, वो लगातार लूटते चले गए। तो इस लुटेरों से बचने के लिए वहां के लोग भाग करके हिमालय की शरण में आए और यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ की जंगली जातियों से समझौता करके यहाँ रहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने भी अपने गांव बसाए, जहां पानी था वहां गांव बसाए, जंगल काटे और गांव बसाए, खेती करना शुरू किया, फिर जंगल का। इस तरह से उत्तराखंड के जो अरण्य प्रदेश था धीरे धीरे जंगलों से कमजोर होता गया, कम होता गया। उसके बाद फिर और लोग आए, उन्होंने भी यहाँ जंगल काटे। उसके बाद फिर यहाँ नेपाल से गोरखाओं का युद्ध हुआ जी, 1979 में, है ना। उसके बाद वो लोग आए तो उन्होंने भी यहाँ हम पर 26 साल राज किया। तो उन्होंने ज्यादा हमारे जंगल काट करके समाप्त किए, लूटे। फिर वो गए, सिंगौली की संधि हुई, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने कहा ये बांध बुरांस के जंगल हमें किस काम के, काटो इनको, ये हमें किसी काम के नहीं है। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे ना, उनको तो पैसा कमाना था, है ना। तो उन्होंने कहा हमको तो ऐसे पेड़ चाहिए जो हमको पैसा दे सके। वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया से चीड़ के बीज लेकर, चीड़ यहाँ भी होता था लेकिन बहुत कम होता था, चीड़ के बीज लेकर के आए और कुमाऊं के और गढ़वाल के हिल्स पर उन्होंने सारे चीड़ और के बीजों को बोया। और धीरे धीरे वो जंगल, चीड़ तो बहुत जल्दी उग जाता है, जल्दी पेड़ बन जाता है, धीरे धीरे यहाँ चीड़ के जंगल बनने लगे। चीड़ के जंगल जब बने तो उन्होंने चीड़ के जंगलों से उस पर से लीसा निकालने का काम किया, बड़े बड़े ठेके दे दिए। अब देखिए धीरे धीरे बांध के जंगल खत्म हो गए, चौड़ी पत्ती वाले जंगल खत्म हो गए। अब उनके स्थान पर क्या हो गए, चीड़ के जंगल खड़े हो गए। उनसे लीसा निकल रहा है, लीसा पैसा दे रहा है, लीसे से बेरोजा बनता है, लीसे से तारपीन बनता है, वो बिकता है, पैसा। चीड़ की लकड़ी फर्नीचर, उसके बढ़िया टिम्बर का काम करती है। उस समय रेल लाइनें बिछ रही थी, उसके लिए टिम्बर की जरूरत थी। तो इस चीड़ से बढ़िया क्या होता है। इस तरह से चीड़ का यहाँ विकास होता गया और जो परंपरागत जंगल थे वो खत्म होते गए। आज इस उत्तराखंड में हमारे जो परंपरागत पेड़ है, जंगल है, वो 17% और चीड़ बढ़ करके 27% पर पहुंच गई। और आज जितनी भी जंगलों में आग लग रही है, ये सबसे ज्यादा चीड़ के कारण लगती है। चीड़ पर लीसा होता है, वो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। उसकी पत्तियां गिरती हैं तो इतना बड़ा बिछौना जंगल में लग जाता है। और उसकी पत्तियों पर वैक्स होता है, जो चीड़ की पत्तियां होती लंबी होती हैं कोनीफर से, उसकी कोटेड होती है वैक्स टाइप में, एकदम आग पकड़ लेती है। और वो आग ऐसी लगती है जैसे पेट्रोल पर लगती है, पूरा जंगल का जंगल सुहा। फॉरेस्ट फायर्स इसी के से ऐसी ग्राउंड फायर, एक तो ग्राउंड फायर होती है, एक क्राउन फायर होती है। और इस फायर के कारण बड़े बड़े जंगल तो जलते ही हैं, उस जंगल में रहने वाले जीव जंतु सब बर्बाद हो जाते हैं। कितना बड़ा डाइवर्सिटी खत्म होता है। तो आज हमारी ये हालत है जी। जो पानी देने वाले जंगल है वो तो हमारे पास रहने के, आज 3000 से अधिक गांव पानी से पीड़ित हैं, जहां पानी के स्रोत सारे सूख चुके हैं। और जो गैर हिमानी नदियां हैं हमारी, गैर हिमानी का मतलब जो जंगलों से जो नदियां निकलती हैं, एक तो हिमालय से निकलती हैं, गंगा यमुना गोरी काली, ये नहीं, ये तो हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती है, बह करके चली जाती है। ये हमको ज्यादा लाभ नहीं देती है। इन पर डैम बनते हैं, बिजली बनती है, वो भी हमको कम मिलती है, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को ज्यादा मिलती है। लेकिन हमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमको नदियां देती हैं, हमें जीवन देती है, वो नदियां हैं जो गैर हिमालयी नदियां हैं, जो जंगलों से निकलती हैं। और ये वही नदियां हैं जो बांध बुरांस के और चौड़ी पत्ती वाले जंगलों से निकलती हैं। सबसे ज्यादा हमारा बांध सबसे महत्वपूर्ण पौधा है, जिसको हमारे उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है। जहां बांध का जंगल होगा वहां सबसे ज्यादा पानी होगा, वहां पानी के स्रोत ज्यादा होंगे। जमीन के अंदर बड़े बड़े पानी के भंडार होते हैं, जिनको हम वैज्ञानिक भाषा में एक्विफियर कहते हैं। तो जहां बांध का जंगल होगा, वायुमंडल से बांध पानी को चूसता है, नमी को चूसता है,
और उस नीचे उस भंडार जो पानी है उसको भरता है। जब वो पानी का एक्विफायर भर जाता है तो पानी कुछ इधर से निकलता है, कुछ इधर से निकलता है, कुछ यानी अलग अलग नदियों की का जो है जन्म होता है, पानी के स्रोतों का जन्म होता है। सबसे बड़ा जो हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो एक्विफायर है जिसको हम जल अभयारण्य कह सकते हैं, वो है अल्मोड़ा और कौसानी के बीच में, जिसको धार पानी धार कहा जाता है। जी जी 11 नदियां निकलती हैं वहां से। जी। तब जब जंगल ही नहीं होगा तो कहां से नदियां निकलेंगी, वो सूख जाएंगी। गर्मियों में पानी नहीं होगा, बारिश से नहीं आ रही है, जब बारिश आएगी तो तभी तो अंदर पानी का रिचार्ज होगा। तो बारिश ही नहीं आ रही तो रिचार्ज कहां से होगा। दूसरा जंगल करते तो जंगल भी नहीं है, चीड़ पानी देता है नहीं, वो तो केवल आग लगाता है। तो ये सबसे बड़ी विसंगतियां हमारे उत्तराखंड में पैदा हो गई। और उसके लिए मैं सबसे पहले बताऊं आपको, 1980 में भारत सरकार ने और कोर्ट ने एक नियम बनाया था, एक अधिनियम पास किया कि उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिम बंगाल, इनमें 1000 मीटर से ऊपर कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। पाबंदी लगी थी। मतलब अब 1000 मीटर्स अबव सी लेवल, 1000 मीटर से अब पेड़ नहीं कटे। पेड़ जो हरे पेड़ हैं उन पर कटान पर पाबंदी लगी थी। 10 साल के लिए लगी थी, यानी 1980 में लगी थी तो 1990 में हट जानी चाहिए थी। पाबंदी इसलिए लगी थी कि जंगल बढ़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है वो पाबंदी आज तक भी लगी हुई है। 2025 हो गए लेकिन घटे ही हैं, लेकिन पेड़ जंगल बढ़े नहीं, कम हुए। अभी भारत सरकार की रिपोर्ट आई है इसी साल, तो पूरे भारत में 1445 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा है। लेकिन जब उत्तराखंड की बारी आई तो ये दिखाया गया है कि उत्तराखंड में 23% जंगल कम हुए हैं। हम ये कहते हैं जो हर साल करोड़ों पेड़ लग रहे हैं, ये कहाँ है? हर साल हम करोड़ों, इतना बड़ा अभियान चल रहा है, सुमन दिवस पर वृक्षारोपण हो रहा है, हरियाली दिवस मना रहे हैं उस पर वृक्षारोपण हो रहा है, रोज हर विभाग को ठेका को दे रखा है, लक्ष्य दे रखा है कि आपको इतने पेड़ लगाने, इतने दिन वन विभाग लगाएगा, इतना पीडब्ल्यूडी लगाएगा, इतना शिक्षा विभाग लगाएगा, लग रहे हैं, लेकिन वो पेड़ कहाँ हैं? क्यों हमारा वनों का क्षेत्रफल बढ़ नहीं रहा है? इसके पीछे कारण है कि जो पेड़ लग रहे हैं उनकी सुरक्षा का भाव तो है ही नहीं। वो केवल फोटो खिंचाने तक लग रहे हैं, वो केवल आंकड़ों तक लग रहे हैं, वो केवल कागजों में लग रहे हैं, वो सरकार को खुश करने के लिए लग रहे हैं। तो कैसे में पर्यावरण बचेगा और कैसे में जंगल बचे, ये सबसे बड़ी चीज। और इसी बात को लेकर के जो मेरे मन में सबसे बड़ी पीड़ा थी 1995 में जो मैंने मैती आंदोलन खड़ा किया, इसी का प्रतिफल था। मैंने कहा ऐसे पेड़ नहीं बचेंगे, अगर पेड़ बचाने हैं तो भावनात्मक रूप से पेड़ों से जुड़ना होगा, तभी हम पेड़ बचा सकते हैं। फिर मन में आया कि कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे। फिर मैंने देखा कि मेरे पहाड़ में माँ और बेटी का एक रिश्ता है, बहुत प्यार का। बेटी देखी 24 घंटे अपनी माँ के साथ खड़ी रहती है। जंगल माँ जाएगी तो बेटी भी साथ जाती है, माँ का बोझ आधे रास्ते से लेके आती है। स्कूल से बेटी पढ़ करके आएगी, सबसे पहले अपनी माँ को खोजती कि मेरी माँ कहाँ होगी। माँ खेतों में काम करने जा रखी है, तो बेटी पानी लेकर के माँ के पास पहुंच जाती है कि माँ पानी पिएगी तो माँ का आधा काम मैं करूंगी। घर में खेत और खलिहान से लेकर चूल्हे तक बेटी माँ का साथ देती है। और वही बेटी जब बड़ी होती है ना, और तब उसकी शादी होने वाली होती है, अब बेटी दूसरे घर जाएगी, सबसे बड़ा दुख किसको होता है? माँ को होता है। बेटी के जाने के बाद मेरा सहारा कौन होगा? जो बेटी 24 घंटे मेरे साथ हाथ बटाती थी, अब कौन मेरे को सहारा देगा? बस इसी माँ के प्यार और दर्द को मैंने पेड़ से जोड़ा। जब बेटी की शादी होगी तो बेटी का दूल्हा उसको लेने आएगा, तो अपने दूल्हे के साथ अपनी शादी की यादगार में एक पेड़ लगाई और तब विदा हो। दूल्हा दुल्हन ने पेड़ लगाया, वो चले गई, और उस पेड़ को कौन बचाएगा? अगर कोई नहीं बचाएगा, क्या माँ अपनी बेटी के लगाए गए पेड़ को कभी सूखने देगी? नहीं, तभी नहीं भाई, उसको बेटी की तरह पालेगी। पिता उस पेड़ को बचाएंगे, मेरी बेटी का पेड़ है। भाई उस पेड़ को बचाएगा, मेरी बहन का पेड़ है।
कितने माली हो जाएंगे उस पेड़ के, वो पेड़ जिंदा रहेगा। मेरे गांव में अगर एक साल में 10 शादियां होती हैं, कितने पेड़ लग जाएंगे? 10 पेड़। और 10 साल में कितने पेड़ लग जाएंगे? पूरा गांव के चारों तरफ का पर्यावरण हरा भरा हो जाएगा। जब हरा भरा होगा तो उस गांव में पानी के स्रोत नहीं सूखेंगे, स्रोतों में पानी बना रहेगा, छाया मिलेगी, चारा पत्ती मिलेगा, फल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, गांव की गंदी हवा साफ होगी। एक एक बेटी का लगाया गया पेड़ उस गांव को समृद्ध कर गया। बस इस आंदोलन का नाम दिया मैंने मैती। मैत माने लड़की का घर, मायका। मेरे पहाड़ में उसे मैत कहते हैं। तो मैती माने उस गांव की संपन्नता। एक एक बेटी का जो पेड़ लगा उस गांव को संपन्नता दे गया। 1995 में आपने स्टार्ट किया मैती आंदोलन, और पेड़ भी लगाए हैं आपने। तो तब से लेके आज तक कितने पेड़ लगते हैं और कितने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं इस पूरे मूवमेंट में तब 1995 से? जो मैती आंदोलन था जी, ये स्वस्फूर्त आंदोलन था जी। इसको मेरी कोई एनजीओ नहीं बनाया। अच्छा। एक प्रकार से था कि बेटियों को आंदोलन था, मैंने बेटियों को समर्पित किया। और जब ग्वालदम से मैंने इसको शुरू किया तो मुझे लगा कि ये इस आंदोलन में, इस पेड़ में एक दम है। इस तरह से अगर पेड़ लगते जाएंगे तो एक साल में कई करोड़ शादियां होती हैं। अगर हर आदमी अपनी शादी की यादगार में एक पेड़ लगाने लग जाएगा तो इस धरती पर फिर वृक्षारोपण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसी तरह से धरती हरी भरी हो जाएगी और ये पेड़ जिंदा रहेंगे क्योंकि इनके पीछे एक माँ खड़ी है, प्यार खड़ा है, दर्द खड़ा है जी। और आज वो पेड़ जो आप पूछ रहे हैं कि कितने लगे, क्योंकि आज मेरे पास, क्योंकि जब स्वस्फूर्त आंदोलन है तो जब मैं देखता हूँ चारों तरफ से पूछता हूँ साहब हमारे, अब तो लोग जो कार्ड छपते हैं उस पे भी लिख रहे हैं कि मैती वृक्षारोपण। जी। पेड़, शादी पर पेड़ लगाने से पहले पेड़ की व्यवस्था हो जाती। गांव की लड़कियां एक समूह बना लेते, अपने मैती समूह, वो कहीं से पेड़ की व्यवस्था करते हैं, कहां पर पेड़ लगाना है उसकी व्यवस्था करते हैं। जब दूल्हा दुल्हन आती हैं तो यही लड़कियां पेड़ लेकर के दूल्हा दुल्हन से पेड़ लगाती हैं और दूल्हा इन लड़कियों को पैसा देता है जी कि मेरी तरफ से तुम्हें उपहार है जी। और लड़कियां उस पैसे को जमा कर देती हैं। एक पेड़ लगा, इनको पैसा मिले, दूसरा पेड़ लगेगा फिर इनको, ये लड़कियां इस पैसे को जमा करती हैं। और क्या करेंगे इन पैसों से? अपने गांव के लिए, जो उनके गांव में गरीब बेटियां हैं जो स्कूल नहीं पढ़ पा रही हैं, उनकी मदद करते हैं। इन पैसों से गांव की सफाई, गांव में पानी की सफाई, पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, स्कूल में अगर टीचर नहीं है तो गांव के किसी बेरोजगार लड़के को वहां टीचर लगा दिया कि भैया हम तेरे को थोड़ा पैसा दे रहे, तो उस स्कूल में 1-2 घंटे पढ़ा ले। ये पैसा इधर तो सामाजिक समरसता, उधर एक एक पेड़ लगा तो गांव का पर्यावरण, संस्कृति और प्रकृति दोनों को जोड़ करके ये मैती आंदोलन खड़ा हुआ है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम 10 लाख से अधिक पेड़ों शादियों में पेड़ लग चुके हैं। और कई 8 राज्यों में, 4-5 देशों में इस आंदोलन ने अपनी पकड़ बनाई जी। आज गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, इन्होंने अपने यहाँ कैबिनेट में इसे पास करके इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। वहां के मुख्यमंत्री का पत्र मुझे आया था, उन्होंने क्या, और जब ये आंदोलन आगे बढ़ा तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया। पत्रिकाओं में, न्यूज में, बीबीसी लंदन ने इस पे बड़े अच्छा एक वो दिया था कि उत्तराखंड में किस तरह का आंदोलन चल रहा है। इस तरह का एक कार्यक्रम जब आगे बढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि एक बार यहाँ पर कनाडा की वित्त मंत्री, कुछ समय प्रधानमंत्री भी रही थी, फ्लोरा डोनाल्ड जी, वो आई थी कौसानी में। तो उन्होंने जब इस मैती आंदोलन के बारे में सुना, उन्होंने कहा मेरे दिल को अगर किसी चीज ने अगर छुआ है तो ये आंदोलन, और मैं कनाडा जाके इसको हर जगह कोट करूं। और वहां के लोग चाहे नाम दूसरा हो लेकिन इस चीज को लेकर के बड़े उत्साहित थे। ये पेड़, ये मैती आंदोलन, मैंने कभी न तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री से कभी मुलाकात की, न उनको पत्र लिखा, लेकिन एक दिन जब उनका पत्र मेरे को आया,
मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक पत्र मेरे को घर पर आया रजिस्टर्ड डाक से। तो मैंने देखा पीएमओ से पत्र आ रखा है, खोला तो देखा प्रधानमंत्री जी का पत्र था। मिस्टर राव की मैती आंदोलन के बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत सुंदर लगा, मुझे अच्छा लगा। ऐसे आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने। मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ उस दिन बड़ा पुरस्कार वैलिडेशन मिली है आपको जी। ये इसकी वो है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं माँ के नाम एक पेड़, यही तो मैती है। माँ के नाम एक पेड़ लगा करके बेटी जा रही है, तो उनके दिल में ये बात रही। इस तरह का कार्यक्रम जो है सफल हो सकता है जी, ये आगे बढ़ी। मैं जब मुझे 2020 में पद्मश्री मिला था, तो तब मुझे प्रधानमंत्री जब मेरे पास गुजर रहे थे तो मुझसे मुलाकात की, मेरा हाथ पकड़ा कि कैसे चल रहा है ये आंदोलन। मैंने उनको बताया था सर ये तो अच्छा चल रहा है, काफी आगे लोगों ने इसको आत्मसात। एक छोटा सा आंदोलन और ये पर्यावरण के लिए समर्पित था, तो ये आगे बढ़ता गया और बढ़ रहा है। आज लोग इसको कर रहे हैं और हमने इसमें कुछ गलत चीजों को भी हटाया। हमारे गांव में क्या आपका शादी आती है ना, तो सबसे पहले दूल्हा का जूता चोर करके फिर लड़कियां जो है पैसा मांगती हैं, फिर उसका उपयोग ढंग से नहीं हो पाता। हमने चोर प्रथा बंद की, ये जूता चोरना सब बंद, ये पैसा आप पेड़ लगा करके पैसा, और पेड़ लगता है, लड़कियों को पैसा मिलता है, लड़कियां उन पैसों से अपनी गरीब बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, गांव की सेवा करती हैं, सकारात्मक काम करती हैं। ये सबका है, सबका। हम शादी पर एक पेड़ क्यों लगा रहे, क्यों शादी की यादगार नहीं है, बल्कि एक जब शादी के बाद हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब माँ बाप क्या करते हैं, सपने गढ़ते हैं, सपने सोचते हैं। पिताजी कहते मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको ये पढ़ाऊंगा, उस स्कूल में उसके लिए गाड़ी होगी, इनाम होगा, उसका बैंक बैलेंस तो मैं का ख्वाब है। ठीक है, सपने भी देखने चाहिए। माँ भी कहती है कि मेरा बच्चा हो, उसके लिए कपड़े बना करके वो करके समय। आप ही सोचिए जब बच्चा पैदा होगा, सबसे पहले उसके लिए सबसे बड़ी कीमती जो उपहार है वो क्या चीज है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जी। क्या किसी माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए सोच के क्या कि मेरा बच्चा जब आएगा तो उसके लिए मैं एक ऑक्सीजन उपहार दो। शादी पर लगाया गया पेड़ आने वाले बच्चे के लिए ऑक्सीजन का उपहार है, सबसे बड़ा उपहार है कि बेटे उस धरती पर हमने एक पेड़ लगाया है, तेरे लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की। गवर्नमेंट है उनका बहुत सहयोग चाहिए होता है ये सब आंदोलनों को सपोर्ट करने में। लेकिन जो यंग लोग हैं, जो युवा है उत्तराखंड की, वो इसमें कैसे भाग ले सकती है अपने पर्सनल लेवल पे? वो क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? लोगों की जो भावनाएं हैं वो इसमें काम करते हैं कि लोग जानते हैं कि इस तरह मैं अपनी बेटी के लिए उपहार में एक पेड़ दे रहा हूँ तो मुझे लगाना चाहिए। और ये पेड़ जो है आने वाले समय में हमारे लिए एक बेटी के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक सहारा बनेगा। ये पेड़ बड़ा बनेगा तो ये हमें ऑक्सीजन देगा। और आपको ये बताता हूँ कि इस पेड़ को कोई हथियार भी नहीं लगा था मेरे पास कई उदाहरण आए कि बेटी के लगाए गए पेड़ पर कोई हथियार मार ही नहीं सकता है। इसका मतलब उस पेड़ की गारंटी है वो जिंदा रहे। वो पेड़ लगता है तो पूरी माँ पिताजी न बचाए, भाई ने बचाए, लेकिन माँ तो जरूर उस पेड़ के चारों तरफ उसकी सुरक्षा की व्यवस्था तो कर ही देती है और पानी डालती है। उसको डर है कि कल मेरी बेटी लौट करके आई ना तो सबसे पहले अपना झोला बाद में रखेगी, सबसे पहले पूछेगी माँ मेरा पेड़ कितना बड़ा होगा। हाँ, जरूरत है कि हम एक एक पेड़ लगाने की बात करें, हम 1000 पेड़ लगाने की बात न करें। वो केवल आंकड़ा है कि साहब हमने इतने 1000 पेड़ लगा दिए, सरकार ने इस साल जो है इतने करोड़ पेड़ लगा दिए, तो उतने करोड़ पेड़ लग गए तो जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए था, तो घट क्यों रहा है? जी, सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी समस्या ये है जी। इसका मतलब कहीं हम प्रकृति से धोखा कर रहे हैं। टूरिज्म की वजह से हमारे इकोलॉजी, जो लोकल इकोलॉजी है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो कितना इफेक्ट हो पा रहा है? हम खुश हैं कि बहुत ज्यादा पर्यटक आ रहा है। इस साल इतने लाख लोगों ने जो है 4 धाम की यात्रा कर दी, इतने लोगों को। फिर हम एक नई योजना ला रहे हैं कि शीतकाल में भी हम इसका पर्यटक बढ़ाए जाए। ठीक है, क्योंकि किसी भी राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी तो राज्य उतना मजबूत होगा। आज आप राजस्थान को देख लीजिए, उसके पास केवल रेतीली जमीन है और वही रेत ही रेत है, लेकिन उसने उसी रेत में भी
अपने पर्यटन को मजबूत करके आज अपनी सबसे बड़ी जो राज्य की जो सबसे आर्थिकी है वो उसका पर्यटन। पधारो मेरो राजस्थान, राजस्थान जी है ना। लेकिन हम राजस्थान से भी आगे हैं। किस रूप में? प्राकृतिक संसाधनों के रूप में। राजस्थान के पास पेड़ नहीं है, हिमालय नहीं है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के पास इतना सुंदर हिमालय है, इतनी सुंदर चोटियां हैं, ग्लेशियर हैं, नदियां हैं, झरने हैं, बुग्याल है, एक से एक प्रकार के जंगल हैं। आप जिस प्रकार के जंगलों में जाना चाहें तो देवदार के जंगल पड़े हैं, कोटी कनासर की तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ, एक से एक जंगल है। बांध के अलग जंगल है। आप मिश्रित जंगल में जाना चाहें तो उस तरह के जंगल हैं। आप चीड़ के जंगल में घूमना चाहो तो उस तरह के जंगल हैं, है ना। आप बांस के जंगल में घूमना चाहते तो उस तरह के जंगल हैं। आप यहाँ पर साहसिक अभियान करना चाहते हैं तो ऐसे स्लोप हैं जहां आप स्कीइंग कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चट्टानें हैं जहां आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, नदियों की ऐसी धाराएं हैं जहां आप राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, है ना। यहाँ कमी नहीं है। तो हमारे पास तो अथाह प्राकृतिक संसाधन भरा पड़ा है, लेकिन इसको नियोजित ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है और इको फ्रेंडली ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो भीड़ को हमको जरूर आर्थिक लाभ दे देगा, लेकिन उससे ज्यादा हमें प्राकृतिक नुकसान भी देगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान भी देगा। आज देखिए 4 धाम यात्राएं हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ये सब कहाँ है? लगभग 10,000 से ऊपर फीट की ऊंचाई पे है, बिल्कुल हिमालय में है कि 6 महीने वो बर्फ से ढके रहते हैं, है ना। इतने संवेदनशील हिमालय में इतने लाखों लोगों का जो दबाव जा रहा है और इतना ज्यादा वहां पर गंदगी और प्लास्टिक वहां छोड़ा जा रहा है। जी वहां जाकर के आप इतना बड़ा शोर कर रहे हैं, डेक बज रहे हैं, बड़े बड़े शोरगुल हो रहा है। तो जो मैं भी बता रहा था कि हिमालय में हमारे परंपराएं रही हैं पहले से कि हिमालय को शोर मुक्त रखना है, हिमालय में कोई शोर नहीं करना है। हमारे लोग कहते थे वहां सीटी नहीं बजानी, वहां गीत नहीं गाना है। ये हिमालय की प्रकृति के साथ लोगों का समझौता था। आज हम उसका उल्टा कर रहे हैं। पूरे हिमालय में कई हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उनकी आवाज वहां के जानवर सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपना अलग व्यवहार है। वो शांत में रहने वाले जीव हैं। अब बड़े बड़े हेलीकॉप्टर कोई नीचे उड़ रहा है, कोई ऊपर रहा है, पूरे 4 धामों को हमने जोड़ दिया, तो पूरा हिमालय क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण से भर गया कि नहीं भर गया? इतने लोग वहां हिमालय में जा रहे हैं तो उतना प्रदूषण भी हो रहा है, प्लास्टिक गिर रहा है। तो ये दबाव जो है इस रूप में तो है ही है। उधर इतने लोग जब हिमालय के निकट जाएंगे तो उनकी जो गर्मी है उससे हिमालय पर असर पड़ेगा। हिमालय दोहरी मार झेल रहा है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहा है, दूसरे हमारे उत्तराखंड के जो जंगल जलते हैं उसका सीधा कार्बन जो है हिमालय पर जा रहा है। जितना कार्बन हिमालय पर जाएगा उतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेंगे। और आप देखिए पिंडारी ग्लेशियर 165 सालों में 3,556 मीटर पीछे चलेगी, यानी 3 मील से पीछे पहुंच चुका। ऐसे ही गंगोत्री ग्लेशियर भी कई मील पीछे पहुंच गया। एक दिन ऐसा आएगा जब ग्लेशियर रह नहीं जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहे हैं, जगह पिघल गया जी। तो तब आप बताइए कहां से गंगा रहेगी, कहां से यमुना रहेगी, कहां से और नदियां रहेंगी जी? खत्म हो गई। किसने प्रभाव किसने डाला? हमने डाला। उन बुग्यालों में उन जीव जंतुओं को जो शांतिपूर्ण वातावरण में रहना चाहते हैं, हमको उसी प्रकार की शांति वहां रखनी होगी। आप टूरिज्म को बढ़ाइए, उसका प्रबंधन कीजिए, वहां के लोगों के नियम बनाइए कि आप वहां जाएं, वहां आप शोरगुल न करें, चुपचाप दर्शन करें, आ जाए। वहां की जड़ी बूटियों से छेड़खानी न करें, वहां के जीव जंतुओं से इस तरह करें। आप वहां ज्यादा शोरगुल नहीं करेंगे। आजकल देखे आप केदारनाथ में आपने सुना होगा, देखा होगा, कई बड़े बड़े दल जा रहे हैं, बड़े बड़े ड्रम लेकर के, बड़े बड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर के, और वहां बजा रहे हैं। वो पूरी घाटी गुंजायमान हो रही है। क्या वहां के जीवों पर उसका असर नहीं पड़ रहा? क्या वहां के पौधों पर उसका असर नहीं पड़ रहा है? पौधे भी तो जीवन है, वो भी तो शांति चाहते हैं, वो भी शोरगुल नहीं चाहते हैं।
तो कई प्रजातियां 26 प्रजातियां प्रति वर्ष जो है खत्म होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। कस्तूरा मिल दाई के अंक पर रह गया, मुनाल जो है खत्म हो गए, और यही जीव जंतुओं को हमने अपने प्रतीक चिन्ह बना रखे हैं। कल ये रहेंगे नहीं तो काहे के प्रतीक चिन्ह होंगे हमारे? समस्या तो बहुत बड़ी है। तो जो आप कह रहे हैं कि जो हमारा पर्यटन है, इस पर्यटन को इको फ्रेंडली बनना चाहिए, समुचित प्रबंधन की जरूरत है। इस पर्यटन में जो हम अपनी चौड़ी चाड़ी सड़कें बना रहे हैं, लोगों को जाएं और आए, उसके लिए प्रबंधन करने की जरूरत है। जो सड़कों के किनारे से जो पेड़ काटे गए थे, उसी प्रकार से उन सड़कों के किनारों पर पेड़ खड़े करने पड़ेंगे ताकि लोग विश्राम कर सके, ठंडी हवा ले सके। नहीं तो क्या रह जाएगा? सारी तपती हुई धरती रहेगी। पहले बड़ी लोगों ने जब यात्रा होती थी, पीपल के पेड़ लगा रखे थे। जो यात्री आते थे पेड़ों के नीचे बैठते थे, फिर आगे बढ़ते थे। उनकी कृपा से पानी के स्रोत भी थे। आज यहाँ से ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक 300 पानी के स्रोत जो हैं सूख चुके, सड़क काटने पे। वो पानी हमने खत्म करते। हमें पता है कि पानी खत्म होगा, लोग अपने बोतल लेकर के आएंगे, बड़े बड़े कंपनियों के पैसे बोतलें बिकेंगी, उनका इनकम होगा। लेकिन हम वास्तविक पानी, यूज को कहते हैं ना कि प्राकृतिक पानी, नेचुरल वाटर, उससे दूर हो, नेचुरल वाटर। और इस यात्रा का उद्देश्य ये था। जो इतने ऊंचे हिमालय पे जो 4 धाम यात्रा बनाए गए हैं ना, उसका उद्देश्य ये था। बहुत दूरदर्शी थे हमारे शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि उस समय तो जो लोग बीमार पड़ते थे तो कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, केवल जड़ी बूटियां थी। तो उन्होंने कहा जो लोग बीमार पड़ेंगे तो यात्रा पे आएंगे, भगवान के पास आएंगे। जब भगवान के पास आएंगे तो पैदल आएंगे, चट्टियों में रुकेंगे, आसपास के क्षेत्र का धाराओं का पानी पिएंगे, मिनरल्स वाटर मिलेगा उनको। आगे बढ़े, फिर बांध का जंगल मिला, उसका पानी मिला उनको। आगे गए, उसका देवदार का जंगल मिला, उसका पानी मिला उनको। और ऊपर गए तब जड़ी बूटियों का पानी उसको मिला। चल रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, सुबह जल्दी उठ रहा है, सात्विक भोजन कर रहा है। क्या सत्तू लेकर के जाते थे, तब ये होटल नहीं हुआ करते थे। सत्तू खाया, अपना पानी पिया, फिर चल दिए। और बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते सारे रोग दूर हो जाते थे। आस्था बन जाती थी कि भगवान है, मेरे को ठीक कर। किसने किया? ये जो प्रोसेस है, वहां तक जाने की जो प्रोसेस है, जो आपने जगह जगह के जंगलों का पानी पिया, जगह जगह के जो मिनरल्स आपको मिले, ऊपर हिमालय की जड़ी बूटियों का पानी पिया, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरह। जब आप यहाँ नीचे जाएंगे तो ये पानी में जड़ी बूटियों का तत्व कम है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो जड़ी बूटियों का तत्व कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और बद्रीनाथ के तो फिर वही जड़ी बूटियों का पानी आ रहा है। डॉक्टर भी तो यही करता है, जब इलाज करता है तो पहले छोटी दवाई, फिर धीरे धीरे बढ़कर उसके दवाई बढ़ाता है। वही तो हमारी यात्रा भी तो है। तो हमको तो इस रूप में देखना चाहिए ना, ये तो प्रकृति हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। अब जो दिल्ली से पानी अपनी गाड़ी में रख करके बोतलों पर लेकर के आ रहा है, और अपनी एसी गाड़ी में जाकर के बद्रीनाथ में जाकर के वहीं पर अपनी गाड़ी खोल करके तब बद्रीनाथ के दर्शन कर रहा है, उससे क्या अपेक्षा करेंगे कि उसको हिमालय कुछ देगा? उसको भगवान बद्री विशाल की यात्रा के करने के उसको कुछ मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिला ना उसको। उसने तो एक बूंद पानी नहीं पिया हमारे पहाड़ का, उसने यहाँ का कोई जैविक भोजन नहीं किया, उसने यहाँ की हवा तक नहीं ली, वो एसी की गाड़ी में घूमता रहा। तो ये है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि हम हमारा पर्यटन का क्या हो, हम की ये कहते हैं कि जो हमारे पुराने मार्ग हैं इनको प्रशस्त किया जाए। मेरी एक योजना थी कि जो पैदल मार्ग है उसी को बना करके उसको प्रिजर्व करें, उसको किया जाए, और लोगों में ये भावना डाली जाए कि आप पैदल चलिए और बद्रीनाथ तक जाइए। तब क्या होगा, ये पूरा जो हिमालय का जो इतना बड़ा वो जा रहा है, रेला जा रहा है इन गाड़ियों का, ये कम होगा। लोग पैदल जाने की वो करेंगे, तो उससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा, हमारा टूरिज्म भी डेवलप होगा। आसपास के गांवों के लोग जगह जगह पर चट्टियों में अपने जैविक भोजन लेकर के आएंगे, पर्यटकों को खिलाएंगे, नेचुरल पानी पिएंगे, तो क्या होगा, हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे और पर्यावरण भी बचे। थैंक यू सो मच, आप अपने बिजी स्केड्यूल से पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाल के आए। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप you guys enjoyed the episode, and please do like, share and subscribe to The Mentality. Thank you.